और मेरे सूरवीरों, कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से मैथ का चैप्टर सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात। इसके पहले हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने अनुपात समानुपात का पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस आई वाले बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर हम आज क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करते हैं। और अगर आप नवोदय में पढ़ना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तैयारी, क्योंकि 9th में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपका सपना है नवोदय विद्यालय में पढ़ने का, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, तो आपको पूरी क्लासेस बहुत ही ईमानदारी के साथ लेनी पड़ेगी और पूरी मेहनत ईमानदारी से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर ही लोगे। जिनको जिनको सिलेक्शन चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किन लोगों के पास वो जज्बा है, कौन कौन अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कि अगर आपको क्लास 8 का है ना, 6 to 10th के जो भी SST मैथ और इंग्लिश साइंस के चैप्टर हैं, वो आपके लिए दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो, है ना। 1000 जैसे ही उस पर सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं वैसे ही वहाँ पर लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। लेकिन इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके नवोदय विद्यालय में जाने के लिए पहली सीढ़ी है। ठीक है, चलो तो वीडियो लाइक कर दियो ना, बहुत बढ़िया बच्चा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि ए तथा बी की आय क्रमशः 720 रुपये है और 576 रुपये है। ठीक है, फिर ये कह रहा है यदि ए 312 रुपये तथा बी जो है 264 रुपये खर्च करता है तो उसमें से अधिक खर्चीला कौन है। एक बहुत सीधी सी चीज़ आती है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं। तो वो ऑप्शन ए, बी है बी, है ना। और सी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, या डी दिया गया है ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखो, ए की जो आय दी गई है, ए की आय, और ये दिया गया है 720 रुपये। ए की आय कितनी दी गई है बच्चा? 720 रुपये। ए की आय है 720 रुपये। और वहीं पर इसका जो खर्च है, यहाँ पर जो इसका खर्च है, यानी ये जो व्यय करता है वो है 312 रुपये। ठीक, अब बी है कोई, तो बी की भी कोई आय है। ठीक है, तो बी की भी कोई आय होगी, तो बी की आय दी गई है। बी की आय कितनी दी गई है? बी की आय दी गई है 576 रुपये। और इन भाई साहब का जो खर्च है वो है कितना? इनका खर्च है 264 रुपये। क्वेश्चन ये देखकर अगर पूछा जाए तो ज़्यादातर बच्चे इसमें जल्दबाजी में ए कर देते हैं, क्योंकि 312 रुपये इसका ज़्यादा है तो कहेंगे ए ज़्यादा खर्चीला है। ये खर्च ज़्यादा कर रहा है, लेकिन खर्चीला ये है, इसका मतलब ये नहीं। आय के हिसाब से, आय के हिसाब से अगर देखो, दोनों में अंतर देखो। यहाँ पर 720 रुपये कमाता है और 312 रुपये खर्चा करता है ना। 700, अगर हम 312 का दुगना करें तो 2 दूनी 4, 2 इक्के 2 और 2 तिहाई 6, 624 रुपये दुगना होता है इसका। मतलब ये इसका आधा भी नहीं खर्चा कर रहा है। 576 में देखो, 264 का अगर आप करो दुगना तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5। बताओ, तो अगर हम दोनों का दुगना करके देखें तो इसका दुगना, मतलब ये अपनी आय का आधा भी नहीं खर्चा कर रहा है। ये अपनी आय का 720 का आधा क्या होगा? ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसे समझो। 720 का आधा मतलब 2 से अगर करो तो 2 तिहाई 6, 7 में से 6 जाएगा 1 और ये हो गया 2, तो 2 छंग 12, ये हो गया। उसके बाद 0 बचा, मतलब 360 होता है आधा। तो कम से कम इसको 360 तो खर्चा करना चाहिए ना आधा करने के लिए। लेकिन अगर हम यहीं पर 576 का आधा करें तो कितना हो जाता है? 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा, 2 अठे 16, कितना बचा? 1 और ये हो गया 6, 2 अठे 16, मतलब 288 रुपये। बताओ भाई, बात समझ में आया कि नहीं? 288 रुपये इसका दुगना हो रहा, और जो कि इसके बहुत ही नज़दीक है दुगने के। देखो, दुगने के बहुत ही नज़दीक है, तो हम इससे कह सकते हैं कि जो बी है वो अधिक खर्चीला है। बताओ भाई, बात आई समझ में? हमको इस तरह के क्वेश्चन में को मैथ नहीं लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसने ए की आय 720 थी और इसका जो खर्च था वो 312 रुपये था। तो अगर हम इसका हम आधा करते हैं 720 का, तो 720 का आधा 360 आता है। 360 और 312 में कितने का अंतर है? खुद देखो, 360 और 312 में कितने का अंतर है ना।
और यहाँ पर देखोगे 576 का अगर आधा करते हो 288 आता है। तो 288 और 264 में बहुत ही कम का अंतर है। तो इसका मतलब ये आय की अपेक्षा ये ज़्यादा खर्चा करता है। बात आई समझ में ना? तो हमें यहाँ पर मैथ नहीं लगानी है, केवल बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। समझ में आ गई बात? चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, अर्थात बीच की संख्या से 52 कम है। तो सबसे छोटी संख्या क्या? ऑप्शन ए दिया गया है 26, बी दिया है 47, सी दिया है 36 और डी दिया है 39। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जो 3:4 जब भी अनुपात आएगा तो वहाँ पर एक बहुत सीधी सी चीज कर लेना कि मान लेना। क्या मान लेना? मान लेना कि वो तीनों संख्याएं, है ना, वो तीनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तीनों संख्याएं जो होंगी वो 3x, 4x और 5x होंगे। ठीक, अब ये कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली हमारी 3x है, तीसरी हमारी 5x है ना, इनका जो योग है वो बीच वाली संख्या, है ना, बीच वाली संख्या से 52 क्या है? ज़्यादा है। बताओ, बात आई समझ में? इतनी बात आ गई समझ में? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या कह रहा है? तीन संख्याएं 3:4:5 में है, तो हमने क्या किया कि उन संख्याओं को अलग अलग एक्स मान लिया, 3x, 4x और 5x ना। उसके बाद ये कह रहा है कि ये कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बी जो तीसरी संख्या है और 52 के योग के बराबर है। तो हमने कर लिया 52 का, ये तीसरी संख्या और 52 अगर हम जोड़ देते हैं तो इन दोनों का योग और तीसरी संख्या और 52 का योग क्या है? बराबर है। बात आई समझ में? सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमारी यही तो है, 3x, यही हमें निकालना है। चलो कर लेते हैं। 5 + 3 करोगे, 3 और 5 करोगे, कितना हो जाएगा बच्चा? 8x। कितना हो गया? 8x बराबर 4x और ये हो गया +52। खत्म बात। 4x को इधर ट्रांसपोज करोगे, ये हमारा प्लस है, इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर ये हो गया 52। अब 8x में से 4x घटा लो, 8 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 4x आएगा। 4x बराबर 52 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4x का गुणा है तो 52 का भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 के 4 और कितना? 4 3 12। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 13 आ गया। तो छोटी संख्या हमारी पूछ रहा है, और छोटी संख्या हमारी क्या बच्चा? छोटी संख्या क्या है भाई? 3 ही तो छोटा है, 3 4 5 में 3 ही तो छोटा होगा। तो 3x हमारी छोटी है और x का मान कितना है? 13। तो 13 तियाँ कितना हो जाएगा? 13 26, 13 तियाँ 39। तो इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया ना? इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि नवीन तथा प्रवीण की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक, वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद प्रवीण की आयु में अनुपात 7:8 का हो, तो नवीन की वर्तमान आयु और 4 वर्ष बाद की आयु में क्या अनुपात होगा? बहुत बढ़िया भाई। क्या कह रहा है कि नवीन और प्रवीण की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मान लो कि नवीन की जो वर्तमान आयु है ना, मैंने क्या कहा, जब अनुपात आएंगे तो उन्हें अलग अलग एक्स मान लो। ठीक है, तो नवीन की जो वर्तमान आयु है, नवीन की वर्तमान आयु ये कितनी है? नवीन की वर्तमान आयु, इसको हम मान लेते हैं कि ये 4x है, और वहीं प्रवीण है। ठीक है, तो प्रवीण की जो वर्तमान आयु है, प्रवीण की वर्तमान आयु ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 5x। ठीक, फिर ये कह रहा है कि नवीन की क्या कह रहा है? प्रवीण की वर्तमान आयु और नवीन की 5 वर्ष बाद प्रवीण की आयु में, है ना, क्या है? वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद प्रवीण की वर्तमान आयु में 7:8 हो। चल, वर्तमान नवीन की वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद प्रवीण की वर्तमान आयु, ऐसे ही तो कुछ बोल रहा है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा बच्चा? इनका अनुपात हो जाएगा
प्रवीण की बात कर रहा है। प्रवीण की जो वर्तमान आयु है, प्रवीण की वर्तमान आयु 5 वर्ष है और इसी के 5 वर्ष बाद की आयु, तो यानी 5 साल का है, 5 साल के बाद 5 साल और बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी आपकी एज अगर 12 साल हो तो 5 साल के बाद आप 5 साल बड़े हो जाओगे भाई, 12 5 17 के हो जाओगे। ठीक है, और इनका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 7:8 का दिया है। बताओ ये बात आ गई समझ में, ये समीकरण समझ में आया कैसे बना। ये कह रहा है कि प्रवीण की वर्तमान आयु और प्रवीण की वर्तमान आयु से 5 साल बाद की आयु का अनुपात 7:8 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस समीकरण को हल कर लो। 8×5 = 40x हो जाएगा, यहाँ पर करोगे 7×5 ये 35x हो जाएगा, प्लस 7×5 35। बताओ समझ में आया। अब 35x को x के पास लेके जाएंगे कि नहीं, x को x के पास लेके जाएंगे तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40x माइनस ये हो गया 35x बराबर ये हो जाएगा 35। ठीक, तो 40 में से 35 घटाओगे कितना हो जाएगा, 5x। 40 में से 35 घटाओगे 5x बराबर 35। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 35, 5 इसका गुणा है, बराबर की दूसरी तरफ आए के भाग हो जाएगा, तो 5 × 7 = 35। तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो मतलब ये आ गया 7 वर्ष। बताओ ये समझ में आया, x का मान हमारा 7 आ गया। मतलब अगर हमसे ये पूछा जाता कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो इसका 7 × 4 = 28 वर्ष हो जाता, इसका 7×5 = 35 वर्ष हो जाता। लेकिन क्वेश्चन अभी नवीन में थोड़ा सा फंसा हुआ है। नवीन में कह रहा है कि नवीन की वर्तमान आयु और 4 वर्ष बाद नवीन की आयु, 4 वर्ष बाद नवीन की आयु, इनका जो अनुपात, इनका अनुपात क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन है, इनका अनुपात क्या होगा। तो ठीक है भाई, अभी वर्तमान आयु नवीन की 4x है और 4 वर्ष बाद तो ये 4 साल बड़ा हो जाएगा, जितना अभी है उसी से 4 साल ज़्यादा हो जाएगा, इसी का हमें अनुपात निकाल देना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4x का मान कितना आया है, 7 आया है भाई, x का मान हमारा 7 ही तो आया है। देखो ये x का मान 7 आया, तो हम x यहाँ पर 7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4x का मान 7 + 4, तो ये हो जाएगा 7 × 4 = 28 बटे 7 × 4 = 28 + 4। देखो 7 × 4 = 28 और ये +4 है, तो 28 + 4 करोगे कितना होगा, 28 + 4 = 32। तो 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32। मतलब उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 7/8। यानी अगर अनुपात की बात करो तो अनुपात कितना हो जाएगा, 7:8 इसका सही आंसर होगा। बताओ भाई, बात आई समझ में, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, 7:8 मतलब बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था ना, बहुत ही आसान है। थोड़े से क्वेश्चन पढ़ पढ़ के अगर आप लगाओगे तो बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये दिया गया है कि सुनो, कोई धनराशि x है, y तथा z, 3 धनराशि हैं x, y और z, इनका अनुपात दिया गया 2:5:7। देखो x अनुपाते y अनुपाते z का अनुपात दिया गया है 2:5:7। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अनुपात में बांटी गई है। यदि x और z के भागों में 1500 का अंतर हो, किसका, x और z, मतलब इन दोनों में 1500 का अंतर हो, तो y का भाग क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन ए दिया गया है 1300, बी दिया है 1700, सी दिया है 1500 और डी दिया है 1900। ठीक है, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्या कहा इसने कि x और z का अंतर, तो अगर हम मान लें कि यहाँ तीनों की राशि जो है वो x की जो हो जाएगी वो 2a हो जाए, y की जो है वो 5a हो जाए और z की जो है ये 7a हो जाए, खत्म। सबको अलग अलग मान लो। अच्छा x इसलिए नहीं माना ना, क्योंकि यहाँ पर x ऑलरेडी था, तो हम x मानते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती, तो इसलिए हम यहाँ पर a मान ले रहे हैं। ये कह रहा है इन दोनों का अंतर, मतलब z - x, कितना, z - x, इसका अंतर कितना दिया गया है इन दोनों का, 1500 रुपये, यही तो दिया है, z - x का अंतर 1500। तो z हमारा कितना है 7a, x हमारा कितना है 2a, तो बराबर 1500 हो गया। तो 7a में से 2a घटाओगे तो हो जाएगा 5a बराबर 1500। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा बच्चा, 1500/5।
5 इक्के 5, 5 तिहाई 15 और ये हो गया 0। तो यानी ए बराबर कितना आ गया हमारा 300 आ गया। अब सबकी अलग अलग आए तो निकाल ही सकते हो ना, तो लेकिन सबका निकालने की जरूरत क्या है, हमसे पूछ रहा है वाई की आय क्या होगी। तो ठीक भाई, वाई की आय क्या हो जाएगी हमारा 5 गुणे ए का मान कितना है 300, तो यहाँ हमारा 3 गुणे 300 गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 5 यहीं 1500, तो 1500 रुपये वाई की आय आ जाएगी। बताओ वाई का भाग आ जाएगा। समझ में आया, आसान था क्वेश्चन, बढ़िया है ना। चलो सबसे मस्त क्वेश्चन, अब जो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट नहीं क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं। देखो 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इन नोटों का अनुपात 3:4 है। इनका अनुपात जो दिया है वो 3:4:5 है। मान लेते हैं कि इन नोटों की संख्या जो है वो 3x है, इन नोटों की संख्या 4x है, इन नोटों की संख्या कितनी है 5x है। फिर ये क्या कह रहा है, यदि थैले में कुल धन 1000 हो तो रुपए 5 के कितने नोट हैं, ठीक है ना। फिर से देख लो क्वेश्चन कि एक थैले में रुपए 20, रुपए 10 तथा रुपए 5 के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन रुपए 1000 हो तो रुपए 5 के नोटों की संख्या क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारा दिया गया है, अगर देख लो अच्छा एक चीज़ बताओ कि अगर 20 रुपए का एक नोट हो तो कितने रुपए होंगे। 20 रुपए का एक नोट तो 20 रुपए। 20 रुपए के अगर 2 नोट हो तो कितने रुपए होंगे 40 रुपए। 20 रुपए के अगर 3 नोट हो तो कितने हो जाएंगे 60 रुपए, होगा कि नहीं होगा। मतलब जितने रुपए का नोट अगर रुपयों के नोटों की संख्या से गुणा किया जाए तो उसी के गुणज में बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर हम 20 रुपए के कुल राशि की बात करें तो कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60x, 10 चौक 40x और 5 पंचे 25x, यह हमारा कुल रुपए हो गया। और कुल रुपए कितना दिया गया है क्वेश्चन में 1000, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चा 1000, ठीक है। ये बात आई समझ में कि नहीं भाई। 20 रुपए का एक नोट तो 20 रुपए ही रहेगा ना, लेकिन 20 रुपए का 3 नोट 60 हो गया, 10 रुपए का 4 नोट 40 हो गया, 5 रुपए का 5 नोट 25 हो गया। एक्स का मतलब ये हमारी नोटों की संख्या है, ठीक। अब कुल जो ये हमारा अमाउंट है वो 1000 रुपये है। तो ये बताना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमसे, क्वेश्चन में पूछ रहा था 5 रुपए के नोटों की संख्या। तो हम पहले x का मान निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 60 और 40 100 और 25 125, तो ये हो जाएगा 125x बराबर 1000। बताओ भाई बात आई समझ में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000 बट्टे 25, सॉरी 125, 1000 बट्टे 125। 1000 को 125 से भाग करो तो ये 8 बार में जाएगा, 125 अट्ठे 1000 होता है। मतलब x का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है 5 रुपए के कुल कितने नोट हैं। भाई 5 रुपए के कुल कितने नोट है 5x है और x का मान कितना आया हमारा 8 आया, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 नोट इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन देख लो, अगर 40 ऑप्शन में है बिल्कुल है, ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलो आप लोग बताओ 20 रुपए के कितने नोट हैं, है ना। आप लोग बताओगे कि 20 रुपए के इसमें कितने नोट हैं, 20 रुपए के नोटों की संख्या कमेंट बॉक्स में आंसर दो। 20 रुपए के नोटों की संख्या बतानी है। 5 रुपए का तो मैंने बता दिया कि 5 रुपए के 40 नोट हैं, 20 रुपए के कितने नोट हैं ये बताने हैं, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। और ये समझ में आ गया ना कि अगर 20 रुपए का एक नोट हो तो 20 रुपए, 20 रुपए के 2 नोट हो तो कितना हो जाएगा 20 रुपए के 2 नोट 40 रुपए, 20 रुपए के 3 नोट हो तो 60 रुपए, ठीक है। 20 रुपए के 4 नोट हो तो 80 रुपए। तो हम यहाँ पर नोटों का रुपए अमाउंट से उस मूल्य से गुणा करेंगे तो कुल रुपए पता लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको कुल रुपए दिया है। तो इसका कुल रुपए, इसका कुल रुपए, इसका कुल रुपए जोड़ के हम कुल रुपयों के बराबर कर देते हैं। इससे हमारा एक्स का मान निकल आएगा और अलग अलग नोटों की एक्स की वैल्यू रखेंगे, अलग अलग नोटों की संख्या आ जाएगी,
ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है ये है कि 20 रुपए के नोटों की संख्या आपको बतानी है। ठीक। और अगर कोई भी डाउट होता है, अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो समझ में नहीं आता है, अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो समझ में नहीं आता है, तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है ना। मैं संडे की क्लास में या फिर आपको कभी भी किसी भी क्लास में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है। चलो फिर हम आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि एक शहर में पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या का अनुपात। देखो, पुरुष, स्त्री और बच्चे, है ना, इनका अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? इनका अनुपात दिया गया है बाबू 4:5:11 का। 4:5:11 का अनुपात दिया है। यदि बच्चों की संख्या 176 हो तो पुरुष और स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? बहुत बढ़िया। अगर पुरुष, देखो जब भी इस तरह के अनुपात वाले हैं ना, ऑप्शन भी देख लो, ए है 64 पुरुष 25 स्त्रियां, बी है 34 पुरुष 32 स्त्रियां, सी है 64 पुरुष 80 स्त्रियां और डी है 36 पुरुष 80 स्त्रियां। ठीक है। तो जब भी अनुपात आए ना तो अलग अलग एक्स मान लो। तो यहाँ पुरुष मान लेते हैं कि ये 4x होंगे, स्त्रियां जो होंगी वो 5x होंगी और बच्चे जो होंगे वो 11x होंगे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों की जो संख्या वो 176 है, मतलब ये जो हमारा 11x है ये कि 176 के बराबर है। आराम से निकल गया। x का मान निकालो, 11 इसका गुणा है, इधर आएगा बराबर के तो भाग हो जाएगा। तो 11 × 11, 11 × 6 = 66, मतलब 16 हो गया। तो यहाँ से पुरुष की संख्या पूछ रहा है, 4x था तो 4 × 16, और यहाँ स्त्रियों की संख्या 5x था तो x का मान 16 तो 5 × 16, तो 16 चौको 64 और 16 पंचे 80, मतलब पुरुषों की संख्या 64 और स्त्रियों की संख्या कितनी आएगी? 80 आएगी। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बताओ समझ में आया? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी? जरूर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चा वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो। पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लो। 1000 जल्दी से पहुंचाओ, उस पर लाइव क्लासेज भी शुरू करनी है। ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चा लोग जय हिंद, वंदे मातरम।